नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया विषय लेकर आप लोगों के समक्ष डिजिटली रूप से प्रस्तुत है। उस विषय का नाम है, आप लोगों के समक्ष ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इतिहास। क्या आज का हमारा विषय है इतिहास। ये नया विषय है। इसके पहले हम बायोलॉजी पे निरंतर वीडियो सब बना रहे थे और अपलोड कर रहे थे, और उसके पहले मध्य प्रदेश पे भी हमने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो तीसरा जो विषय है हमारा इतिहास, उसमें हम आज पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक होगा हमारा सामान्य परिचय एवं परिभाषाएं, यानी सामान्य परिचय यानी इतिहास के बारे में कुछ परिचय, फिर उसके बाद कुछ संबंधित उससे परिभाषाएं हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे हमारे वीडियोस जैसे ही अपलोड हो वैसे आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा इतिहास का विभाजन यहाँ से स्टार्ट होता है। इतिहास का विभाजन है ये, ठीक। और इतिहास का विभाजन हम 3 भागों में किया गया है। सबसे पहले समय के अनुसार यानी काल के अनुसार 3 भागों में किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। पहले में 3 भाग हैं: पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। इसके पश्चात आदि ऐतिहासिक काल के 2 भाग हैं: हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति। यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें लिखी हैं, ये आपको हम आगे जब पढ़ाएंगे समझाएंगे 2 चीजें क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक। अभी सिर्फ इतना ही, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता 2 पढ़ेंगे। इसके पश्चात ऐतिहासिक काल का जो समय है उसमें हम 600 शताब्दी ईसा पूर्व से आज तक का जो 2020 तक का जो समय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ये रहा तो काल के आधार पर, ये जो हमारा डिवीजन है वो या विभाजन है, ये काल के आधार पर हम 3 भागों में करते हैं। और उसके अंदर कुछ सब जो आपके डिवीजन है यानी उसके अंतर्गत जो भाग हैं वो 3 हैं, इसमें 2 इसमें हैं, और इसमें तो 600 शताब्दी ईसा पूर्व से आज तक का पूरा समय है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो ये हमारा काल के अनुसार विभाजन है। इसी में अगर हम एक और विभाजन देखें तो हम एक विभाजन अपने अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन को सरल बनाने की दृष्टि से करते हैं, और वो भाग होते हैं प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये 3, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ये हम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल यानी एंशिएंट हिस्ट्री एंड हम कह सकते हैं मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन जो इतिहास है हमारा उसमें हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, आदि ऐतिहासिक काल को भी पढ़ते हैं, और ऐतिहासिक काल से भी संबंधित चीजें 1206 तक की चीजें हम पढ़ते हैं यहाँ कहाँ प्राचीन काल में। इसके पश्चात 1206 से लेकर 1717 तक का जो समय है उसमें हम पढ़ लेते हैं क्या 1200। आइए आगे 1 मिनट, यहाँ पे आपका प्राचीन में हम पाषाण काल से लेकर आपके 1206 तक पढ़ते हैं, ठीक। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये सबको हम प्राचीन काल के अंतर्गत। फिर इसके पश्चात आगे हम यहाँ से 1206 से स्टार्ट करते हैं ये मध्य, ठीक। ये मध्य कालीन इतिहास, इसको हम पढ़ते हैं ये 1206 से लेके 1717, ठीक, 1717 तक। कहाँ से? 1206 से 1717 तक मध्यकालीन इतिहास। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक कालीन इतिहास जो है आधुनिक कालीन इतिहास को हम 1717 यानी फर्रुखसियर की मृत्यु के पश्चात जो आज तक का समय है 2020, ये हम पढ़ते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत, ठीक। इतनी सारी चीजें। अब जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे आपको एक एक पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि प्राचीन काल के जो सब पॉइंट्स होंगे, मध्यकाल के जो सब पॉइंट्स होंगे, और जो आपके आधुनिक काल के सब पॉइंट्स होंगे। इसके अतिरिक्त हम जो यहाँ पे काल के अनुसार विभाजन किए हैं, यहाँ पे जो सब पॉइंट्स हैं इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। कुछ के बारे में अगले वीडियोस के बारे में चर्चा
अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ। ये रहा हमारा जो 3 भागों में हमने बांटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इन सब की परिभाषाएं हैं यहाँ पे तीनों की। ठीक, पहला परिभाषा हम पहले परिभाषा के रूप में क्या है, एमपीपीएससी का जो एग्जाम है, नया जो सिलेबस आया उसमें जो 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन जो आएंगे, एक यूनिट से 3 क्वेश्चन, इसके पश्चात 5 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे। तो जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। चूंकि प्राचीन काल से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस 3 नंबर के फंसते हैं हिस्ट्री में, तो 3 नंबर के, तो इसलिए हम यहाँ पे परिभाषा देखें क्या है, ऐसा काल जिसमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध रहे, लिपिक साक्ष्य अनुपलब्ध रहे। यानी पुरातात्विक साक्ष्य से तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति है, कोई मृद भांड यानी मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, कोई जैसे कि मूर्ति है ना, या फिर कोई संरचना है जो बनी हुई है, तो ये क्या होंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद लिपिक साक्ष्य, लिपिक साक्ष्य से तात्पर्य है लिखा हुआ, है ना, जैसे कि पत्थरों पे लिखा हुआ हो, है ना, जमीन पे कोई चीजें लिखी हुई हो, ताम्र पत्र पे लिखा हुआ हो, तो ये सब चीजें क्या है, लिपिक साक्ष्य हैं, लिपि से संबंधित लिखी हुई चीजें हैं। तो ये क्या रही हैं, इस समय पे अनुपलब्ध रही हैं। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध रहे हों लेकिन लिपिक साक्ष्य अनुपलब्ध रहे हों, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। आगे इसके बाद दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, इसमें भी वही बात है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिपिक साक्ष्य उपलब्ध रहे हों, बस यहाँ तक पॉइंट पकड़ना है आपको, ये पॉइंट पकड़ के रखना है आपको, क्या कि ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं ही, साथ ही लिपिक साक्ष्य भी उपलब्ध रहे हैं, परंतु लिपिक साक्ष्य का प्रयोग नहीं किया जा सका। यानी हम लिपिक साक्ष्य प्रयोग से तात्पर्य है कि हम उसको पढ़ ही नहीं पाए कि उसमें लिखा क्या था, क्या बातें थी उस समय की, क्या चीजें थी। यानी हमने लिपिक साक्ष्य प्राप्त किए लेकिन इसमें हमको कुछ मिला नहीं, हम कुछ पढ़ नहीं पाए, सिर्फ पुरातात्विक आधार पर ही हमने अनुमान लगाया। तो हमने प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसके पश्चात आदि ऐतिहासिक काल 2 भाग थे इसके, हड़प्पा सभ्यता, इसके कौन कौन से भाग थे, हड़प्पा सभ्यता थी और वैदिक संस्कृति थी। ठीक, तो वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें मिली हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और लिपिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि हम उसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं। ठीक, हम जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं, जब वेदों का प्रचलन होता है, ऋग वैदिक काल आता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि वहां से हमें क्या, लिपिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहां से हम वेदों वगैरह को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पुस्तकों को। इसके पश्चात तीसरा हमारा पॉइंट है ऐतिहासिक काल। क्या है तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा पॉइंट है ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक एवं लिपिक साक्ष्य उपलब्ध रहे हों। कौन कौन से, दोनों, पुरातात्विक भी और लिपिक भी, दोनों साक्ष्य उपलब्ध रहे हों, उनका प्रयोग भी किया जा सका हो। यानी ये भी पॉइंट्स, इन तीनों को आप अलग अलग, पुरातात्विक एवं लिपिक साक्ष्य उपलब्ध रहे हो और उनका प्रयोग भी किया जा सका हो, है ना, तो वो कौन सा काल हो जाएगा, ऐतिहासिक काल हो जाएगा, है ना। तो ऐतिहासिक काल कब से कब तक का था, 600 ईसा पूर्व से जो बाद का समय है, 600 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है, उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें जोड़ लेते हैं हम ऐतिहासिक काल को, और ऐतिहासिक काल के रूप में उसको हम पढ़ते हैं। अब आगे आइए, हम किसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। यानी जो हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसका सब डिवीजन किया है, इसको विभाजित किया है इसके अंतर्गत, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ये रहा प्रागैतिहासिक काल आपका, क्या, प्रागैतिहासिक काल, क्या, प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो परंतु लिपिक साक्ष्य अनुपलब्ध हो। क्या है, लिखा हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो परंतु लिपिक साक्ष्य अनुपलब्ध हो, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके बाद इसको क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, यहाँ पे आप लोगों को हम बता देते हैं, ये है पूरा पाषाण काल में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल है, फिर उसके बाद है मध्य पाषाण काल है, फिर उसके बाद नवपाषाण काल है। तो हम पढ़ेंगे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में। अब यहाँ पे पूरा पाषाण काल, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में हम देखते हैं क्या बातें हैं यहाँ पे। इस काल में
पत्थर अपनी प्राकृतिक अवस्था में पड़ा था, इसमें कोई विकास नहीं हुआ था। यानी जो पत्थर है, मान लीजिए ये धरती पर एक कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ये अपनी ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है, ना तो इसमें किसी प्रकार के फलक आए हुए हैं, ना तो इसमें किसी प्रकार के पॉलिश हैं, ना तो कोई भी परिवर्तन हुआ है, अपने प्राकृतिक अवस्था में ही है ये। तो इस काल को हम क्या कहेंगे? निम्न पुरापाषाण काल। यानी इसमें पत्थरों की जो स्थिति है वो निम्न है, इसलिए इसको निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं। ठीक, पुरा का मतलब होता है पुराना, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थरों का पुराना समय, और उसमें भी निम्न पुरापाषाण काल यानी पुराने समय में पत्थरों का निम्न स्थिति। ठीक, अब आगे एक मिनट आगे, अब उसका जो पूरा पाषाण काल का दूसरा भाग है हमारा, वो है मध्य पुरा पाषाण काल। क्या है? मध्य पुरा पाषाण काल। इसके बारे में देखते हैं। इस समय पत्थर का विकास प्रारंभ हुआ, यानी इस समय पत्थर में विकास प्रारंभ होने लगे, यानी पत्थर अपने प्रारंभिक अवस्था से आगे बढ़ने लगा और वो विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। तो क्या इसके विकास में सबसे पहला चरण उसका आया कि उसमें फलक आना प्रारंभ हो गया, यानी नुकीलापन। ये पत्थर मान लीजिए पहले गोला था, अब कुछ ऐसे इस प्रकार का हो गया, यहाँ नुकीलापन आ गया, तो क्या कहेंगे कि इसमें फलक आना प्रारंभ हो गया। एच.डी. संकालिया ने इसे फलक संस्कृति कहा। क्या कहा? एच.डी. संकालिया जो एक पुरातत्व वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे फलक संस्कृति कहा। ठीक, किसको? मध्य पुरा पाषाण काल में पत्थरों के फलक आने को फलक संस्कृति के नाम से कहा। इसके पश्चात पुरा पाषाण काल का तीसरा भाग उच्च पुरा पाषाण काल। क्या? उच्च पुरा पाषाण काल। इस समय तक पत्थर के औजार बनना प्रारंभ हो गए, यानी जो पत्थर था वो अपने विकास की चरम अवस्था पर आने लगा और उनके हथियार बनने प्रारंभ हो गए। इसमें सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी बनाया गया। क्या? पत्थर से सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी बनाया गया। ये प्रश्न आप लोग अपने मस्तिष्क में नोट करके रखेंगे कि पत्थरों के द्वारा बनाया गया पहला हथियार कौन सा है, तो वो है कुल्हाड़ी। इसके बाद इसके अतिरिक्त गटा से ब्लेड आदि हथियार बने। इस काल में नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों कला का विकास हुआ, है ना। हथियार बनने के पश्चात एक और पॉइंट क्या हुआ कि नक्काशी एवं जो चित्रकारी थी दोनों कला का विकास उच्च पुरा पाषाण काल यानी कि पुरा पाषाण काल के तीसरे भाग में हुआ। क्या हुआ कि नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों कला का विकास हुआ। इलाहाबाद के निकट बेलन नदी घाटी में अस्थि निर्मित, काहे से निर्मित? अस्थि यानी हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। क्या? अस्थि से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई, यानी ये चित्रकारी का एक विशिष्ट नमूना रहा। साथ ही रायसेन मध्य प्रदेश में भीमबेटका में शैलाश्रय में विश्व की सबसे प्राचीन चित्रकारी मिलती है। क्या? विश्व की सबसे प्राचीन चित्रकारी मिलती है। कहाँ? भीमबेटका में। यहाँ पे क्या हुआ था कि चित्र बनाए गए थे, बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं यहाँ पे भीमबेटका की गुफाओं में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। अब आगे मध्य पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे इसको मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, हमने पहले पढ़ा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हमने निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, तीनों भाग हमने पढ़े किसके? पूरा पाषाण काल के। अब दूसरा भाग हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। यानी आइए थोड़ा सा पीछे आप दिखाते हैं हम पूरा पाषाण इसके बारे में। ये रहा आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल। तो हमने पूरा पाषाण काल के बारे में ये पूरा पाषाण काल के बारे में हमने इसके तीन भागों में पहला भाग निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ा, दूसरा भाग हमने पढ़ा मध्य पूरा पाषाण काल एवं तीसरा भाग पढ़ा हमने उच्च पूरा पाषाण काल। ओके, आगे तो ये अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। इस काल की जानकारी सर्वप्रथम C.N. कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज से प्राप्त होते हैं। यानी C.N. कार्लाइल जो थे, इन्होंने विंध्य क्षेत्र में पाषाण के कुछ उपकरण खोजे और उनका जब परीक्षण किया गया तो पता चला कि मध्य पाषाण काली के एक समय यानी निम्न पूरा पाषाण काल के पश्चात का जो समय है वो है मध्य पाषाण काल। इस समय के ये औजार बताए जाते हैं। समय के अनुसार उन्होंने अंदाजा लगाया। इस काल में भी मानव शिकारी था। क्या? अगला यहाँ पे पॉइंट है, इस काल में भी मानव शिकारी था, परंतु शिकार की तकनीकी में परिवर्तन आ चुके थे।
है ना। आगे यहाँ पे पॉइंट है, इस समय आदमगढ़ यानी होशंगाबाद, आदमगढ़ कहाँ है, होशंगाबाद में, एवं बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, होशंगाबाद, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, इसके बाद बागौर राजस्थान में है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर क्या था, कुत्ता, मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कुत्ता था। ठीक, अब आगे यहाँ पे एक बात, ये जो दो चीजें हैं, यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं कि बागौर राजस्थान और आदमगढ़ होशंगाबाद, ये दोनों चीजें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए। ठीक, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस प्रकार से पहला पत्थर के द्वारा बनाया गया औजार कुल्हाड़ी था, उसी प्रकार से पहला जीव था कुत्ता था। आगे नवपाषाण काल, तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा और प्रागैतिहासिक काल का अंतिम भाग, नवपाषाण काल। यह काल मनुष्य के विकास का चरमोत्कर्ष काल रहा, यानी इस समय मनुष्य ने अपना सर्वाधिक विकास किया। ठीक, और विकासशील से विकसित अवस्था में आने लगी। किस इस काल के मुख्य विशेषताओं में कृषि कार्य था, क्या था, कृषि कार्य था, अग्नि का प्रयोग था, पहिए का आविष्कार, पशुपालन आदि, ये क्या थे इस काल की विशेषताओं में प्रमुख थे। कृषि कार्य था, अग्नि का प्रयोग था, पहिए का आविष्कार, पशुपालन आदि, ये इसके विशेषताएं थी। मनुष्य ने कृषि कार्य सर्वप्रथम गेहूं एवं जौ फसल का प्रयोग किया। कृषि कार्य मनुष्य ने प्रारंभ किया जब नवपाषाण काल में, तो उन्होंने जौ एवं गेहूं का प्रयोग किया स्टार्टिंग में। इस काल में मनुष्य ने सामूहिक रहन सहन की प्रणाली किया। सामूहिक पहले क्या था, ऐसे जंगलों में घूमते रहते थे, अकेले रहते थे, पड़े रहते थे इधर उधर, लेकिन अब क्या किया, इन्होंने सामूहिक रहने का प्रक्रिया प्रारंभ की, और इस प्रकार से क्या हुई, ग्रामीण सभ्यता का विकास हो गया। फिर आगे पश्चिमी बलूचिस्तान की मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ से कपास उत्पादन के भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही, कि मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कौन सा स्थान, मेहरगढ़, जो कहाँ है, पश्चिमी बलूचिस्तान में है वर्तमान में। मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ से कपास उत्पादन का भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, कपास उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इन्हीं कपास उत्पादन की जो पद्धति है वो हम आगे हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं कि वहाँ के लोग कपास उत्पादित करने वाले व्यक्ति पहले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कहाँ से सीख ली है, उन्होंने नवपाषाण कालिक अपने पूर्वजों से सीख ली है, क्या, कपास उत्पादन की। आगे उत्तर प्रदेश बेलन घाटी के कोल्डिहवा नामक स्थान से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन फसल गेहूं को माना जाता है। क्या, विश्व की सबसे प्राचीन फसल क्या है, गेहूं है, आप लोग याद रखेंगे, गेहूं सबसे प्राचीन फसल है। ठीक, इसके बाद नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम एवं गुफ कराल से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्तावास यानी गर्त में गड्ढा घर जिसको बोल सकते हैं, गड्ढे में रहने की प्रकृति थी पहले के लोगों में। कहीं जगह उदाहरण प्राप्त हुए हैं कि जो गर्तावास थे गुफ कराल में, वहाँ पे मालिक और कुत्ते के साथ में क्या मिली थी, अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। यानी इसका तात्पर्य था कि जो मालिक था वो अपने पालतू जानवर के साथ ही रहा करता था। तो इस प्रकार से ये है, बुर्जहोम और गुफ कराल से गर्तावास के साक्ष्य मिले। इसके बाद चिरांद बिहार में हड्डियों के ढेर मिले हैं। कहाँ से, चिरांद, ये बिहार में एक क्षेत्र है, यहाँ से क्या हुआ, हड्डियों के बहुत सारे ढेर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का जो प्रागैतिहासिक काल का 3 भाग थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक पाषाण काल, ये समाप्त होते हैं। अब अगले दिन हम हड़प्पा सभ्यता यानी आद्य ऐतिहासिक काल का पहला पॉइंट हड़प्पा सभ्यता अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं बेल आइकन को क्लिक करिए।